वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अकबर की धार्मिक नीति के प्रमुख प्रभाव क्या था उसके आंसर को देखेंगे। ये क्वेश्चन हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो उत्तर होगा वो आप निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं। अकबर की धार्मिक नीति के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। हम इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। मैंने पहले भी आपको कहा है, जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो उसको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है विशाल मुगल साम्राज्य। अकबर ने अपनी हिंदू नीति के कारण ही राजपूतों का दिल जीत लिया था। ठीक है, अकबर ने जो धार्मिक नीति अपनाई थी उसमें उसने क्या किया था, सभी धर्मों को समान महत्व देने की बात कही थी, जिस कारण से उसने क्या किया था, राजपूतों का भी दिल जीत लिया था। वो राजपूतों के सहयोग से अपने शत्रुओं का दमन करने में सफल रहा। ठीक है, राजपूतों का सहयोग से उसने क्या किया, अपने शत्रुओं का दमन किया। कई वफादार राजपूत प्रमुखों ने राज्य के लिए कई लड़ाइयाँ जीती थी। बहुत सारे राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर के लिए युद्ध लड़ा और उसे जीत भी दिलाई। जैसे मानसिंह क्या किया था, बहुत सारे युद्धों में सेनापति था अकबर का, तो उसने बहुत सारे युद्ध में अकबर को जीत दिलाई थी। उसने मुग़ल साम्राज्य के महान विस्तार का नेतृत्व किया। अकबर ने मुग़ल साम्राज्य के एक महान विस्तार किया और मुग़ल साम्राज्य को काफ़ी बड़ा बनाया। दूसरा जो पॉइंट है वो है मजबूत मुग़ल साम्राज्य अकबर से पहले हिंदू साम्राज्य के दुश्मन थे। ठीक है, इससे पहले जो मुग़ल शासक थे वो क्या थे, हिंदुओं के दुश्मन थे और राज्य को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। ठीक है, और जिस कारण हिंदू प्रजा क्या करती थी, पहले के जो मुग़ल सुल्तान थे उससे हिंदू जो प्रजा थी वो काफ़ी चिढ़ चुकी थी, उसको पसंद नहीं करती थी। लेकिन अकबर की उदार नीति हिंदुओं को मुग़ल दरबार में ले आई। लेकिन अकबर की जो उदार नीति थी वो क्या की, हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित किया और बहुत सारे हिंदू क्या थे, अकबर के राज्यसभा के भी सदस्य रहे। परिणाम स्वरूप मुग़ल साम्राज्य बहुत मजबूत हो गया, जिस कारण मुग़ल साम्राज्य क्या हुआ था, बहुत ही मजबूत हो गया था। तीसरा पॉइंट, राष्ट्र निर्माण की भावना को प्रोत्साहन। अकबर की इस नीति के फलस्वरूप लाखों हिंदू मुग़ल साम्राज्य के पक्ष में आ गए और साम्राज्य की उन्नति के लिए कार्य करने लगे। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की भावना, ठीक है, कोई साम्राज्य का नहीं, किसी एक वंश का नहीं, मुग़ल वंश या फिर कोई दूसरा वंश, इस तरह से नहीं, राष्ट्र का हित करने का अकबर ने बात किया, जिससे बहुत सारे हिंदू राजपूत राजा क्या किए, अकबर के पक्ष में आ गए। इसलिए अकबर राष्ट्र निर्माण के अपने उद्देश्य में सफल रहा। इस तरह से अकबर क्या हुआ, अपना जो एक विशाल साम्राज्य स्थापना करना चाहता था और एक राष्ट्र निर्माण करना चाहता था, उसके उद्देश्य में वो काफ़ी हद तक सफल रहा। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है कला और साहित्य में प्रगति। ठीक है, कला और साहित्य में प्रगति। इस नीति के फलस्वरूप कला और साहित्य में बहुत प्रगति की गई। कला और साहित्य में इस नीति के तहत ही काफ़ी प्रगति की गई थी। मुग़ल कला को हिंदू कला में मिलाया गया और संस्कृत और फारसी के मिश्रण ने एक नए प्रकार के साहित्य और भाषा को जन्म दिया। क्या हुआ, मुग़ल कला जो थी और हिंदू कला दोनों को मिलाया गया और संस्कृत फारसी के मिश्रण से एक नए प्रकार के साहित्य और भाषा का जन्म हुआ। आपको पता होगा अकबर के शासनकाल में क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। ठीक है, इस समय हिंदी साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। इस समय बहुत से जो धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत, इनका फारसी अनुवाद किया गया था। तो ये सभी अकबर के काल में हुआ था, इसलिए भी इसे कला और साहित्य के प्रगति काल कहा जाता है और ये भी अकबर के धार्मिक नीतियों में से प्रमुख नीति रही। तो ये था अकबर के धार्मिक नीतियों का प्रभाव। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।